Okay, so we have learned what all cash flow statement holds. कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से 3 टाइप के कैटेगराइजेशन होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. एंड देन वी सॉ कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है फॉर मेकिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. राइट, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाने के लिए 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. नाउ वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ CFA इज इफ यू आर गिवन इनडायरेक्ट कैश फ्लोज, उसको आप डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. राइट, वन ऑफ द ड्रेडेड टॉपिक्स, आई डोंट नो व्हाई, इट्स वेरी वेरी सिंपल. आपको जो मैंने लास्ट सेशन में एक फॉर्मूला बताया था कि आप कैसे हमेशा कैश फ्लो पे पहुंच सकते हो. बेसिकली ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस माइनस कैश करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा. राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस फंडामेंटल इक्वेशन. अगर आप ये फॉलो करोगे तो हमेशा आपको कैश बैलेंस अगर कहीं पे भी ढूंढने में तकलीफ आएगी तो आप आराम से ढूंढ पाओगे. राइट, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनडायरेक्ट कैश फ्लोज दे रखा है तो मैं वहां से डायरेक्ट कैश फ्लोज कैसे बना सकता हूं. इनडायरेक्ट में मेरे को क्या दे रखा होगा? We would have been given net sales, we would have been given depreciation, we would have been given with current assets का जो increase decrease है. Right, what we saw in indirect cash flows. अब मेरे पास ये information है तो उसको मैं डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, मेरे को वो देखना है. डायरेक्ट में we saw there are most important ones are cash collected from customers, cash पेड टू सप्लायर्स, फिर आ जाता है कैश पेड फॉर एम्प्लॉय जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, या फिर टैक्सेस पेड, या फिर इंटरेस्ट पेड. ठीक है, ये तीनों तो बहुत सिंपल है. दिस यू कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ दिस. अगर आप ये फॉर्मूला ही लगाओगे तो आप आराम से यहां पे कितना कैश कंपोनेंट है वो मिल जाएगा. द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर कैश कलेक्टेड एंड कैश पेड. तो उसके लिए ये फॉर्मूला दे रखा है. यू नीड नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हियर. राइट, हमको क्या करना है? वी नीड टू गेट टू द फिगर ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर. कस्टमर से कितना पैसा आया है. कस्टमर से कितना पैसा आएगा? जितना नेट सेल्स करेंगे, पर जरूरी नहीं है कि नेट सेल्स पूरा का पूरा कैश में हो. देयर कुड बी क्रेडिट सेल्स. तो जितना भी डिक्रीज है अकाउंट्स रिसीवेबल में, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, अकाउंट्स रिसीवेबल अगर कम हो रहे हैं दैट मीन्स मेरे पास लोगों ने पैसे दे दिए हैं. सो डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल विल बी एडेड, वेयरएज इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब मैंने इस साल और कुछ क्रेडिट में सेल किया है, सो दैट विल बी डिडक्टेड. ठीक है, सो नेट सेल्स का फिगर लिया, उसमें अगर इंक्रीज हुआ है तो माइनस कर देंगे, डिक्रीज हुआ है अगर अकाउंट्स रिसीवेबल तो वी विल ऐड. एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, यहां पे तो अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब क्या, क्रेडिट सेल्स वाली बात हो गई, बट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहां पे आगे आने वाले कस्टमर मतलब नेक्स्ट ईयर मेरे को ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है बट उन्होंने पहले ही मेरे को पैसा दे दिया, जिसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू बोलते हैं. ये भी हमने डिस्कस किया है. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन अनअर्न्ड रेवेन्यू मतलब कैश अगर मेरे को आज ही मिल रहा है तो आई विल ऐड दैट फिगर. बेसिकली करेंट लायबिलिटी मेरी अगर इंक्रीज हो रही है फॉर अनअर्न्ड रेवेन्यू, आई विल ऐड दैट फिगर. कैश मेरे को आज ही मिल गया है. और अगर अनअर्न्ड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है दैट मीन्स आई हैव, मेरे पहले का जिसका अनअर्न्ड रेवेन्यू आया था वो मेरे को देना रह गया तो वो निकल जाएगा. सो यहाँ पे डिक्रीज का ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा. डिक्रीज बेसिकली मीन्स कि आपने इस बार फुलफिल कर दिया है. इंक्रीज इन अनअर्न्ड रेवेन्यू विल बी एडेड, ये हमेशा याद रखना. Right, so decrease in accounts receivable will be added, increase in unearned revenue will be added. ठीक है, and vice versa. अगर increase हो रहा है accounts receivable तो minus, अगर unearned revenue decrease हो रहा है तो minus. I hope this is clear. ये हो जाएगा cash collection from customer. Customer से मेरे को कितना पैसा आया है. Next up is how much have I paid to my suppliers. रॉ मटेरियल वालों को, पैकेजिंग वालों को, डिस्ट्रीब्यूटर वालों को, मेरे को जिस लोगों को पैसा देना है फॉर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस, उनको कितना पैसा मैंने दिया है इज व्हाट आई नीड टू फिगर आउट. अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है?
COGS. COGS बेसिकली मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट जरूरी नहीं है कि सारा का सारा कॉस्ट कैश में गया हो. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर अकाउंट्स पेएबल है, देखो हमने जब इनडायरेक्ट मेथड किया था तो अकाउंट्स पेएबल जब इंक्रीज होता है तो हमने उसको ऐड किया था. मैंने आपको बताया था करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो उसको ऐड करना है, राइट. बट यहां पे कैश पेड टू सप्लायर इज अ नेगेटिव फिगर ऑलरेडी. मतलब जब हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो दिस विल बी अ नेगेटिव फिगर. तो यहां पे हमको इसका उल्टा करना है. कैश करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो हम उसको माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो उसको प्लस करेंगे. इधर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव टोटल फिगर में चला जाएगा. सो इफ देयर इज डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल दैट विल बी एडेड. ठीक है, डिक्रीज अगर हो रहा है तो उसको ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि अगर डिक्रीज हुआ अकाउंट्स पेएबल दैट बेसिकली मींस कि मैंने इस साल कम पे किया है. ठीक है, अगर डिक्रीज हुआ है दैट मींस मैंने पहले मेरे को 200 रुपए देने थे, इस बार 100 रुपए हुए, दैट मींस आई हैव पेड 100 रुपए ज्यादा. सो इसीलिए उसको हम ऐड कर देंगे. सिमिलरली अगर इंक्रीज हुआ है तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे. ठीक है, अगर अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है मतलब मैंने इस बार पे किया है तो हम उसको ऐड कर देंगे. अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस माइनस कर देंगे, राइट. सो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेएबल तो समझ में आ गया, बट इन्वेंट्री का भी जो कॉस्ट है वो भी हमारा इंक्लूडेड होता है COGS में. सो COGS में परचेज वाला जो फिगर है, COGS इज व्हाट? COGS इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. सो ये जो परचेज वाला इफेक्ट है वो तो अकाउंट्स पेएबल से आ गया, बट ये इन्वेंट्री वाला जो इफेक्ट है वो इन्वेंट्री से आएगा. अगर हमारा इन्वेंट्री बढ़ गया है तो मतलब क्या हुआ है, बेसिकली 100 रुपए का इन्वेंट्री पड़ा था, 200 रुपए का इन्वेंट्री अब है. दैट मीन्स आई हैव बॉट मोर, मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं तो वो ऐड हो जाएगा. वैसे ही अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री है या फिर मैंने कोई इन्वेंट्री को राइट ऑफ किया है तो वो माइनस हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेएबल, देखो अकाउंट्स पेएबल में अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो ऐड होगा, इन्वेंट्री में अगर इंक्रीज होगा तो वो ऐड होगा, राइट. ये दोनों फिगर मिला के along with COGS will give you cash paid to suppliers. But कभी कभी in rare cases COGS also includes depreciation. अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो ऐड कर देना, मतलब क्योंकि COGS डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस तो वो ऐड कर देना. बट अगर COGS में नहीं इंक्लूडेड है तो उसका डेप्रिसिएशन का हमको कोई भी इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, राइट. सो इफ इंक्लूडेड ओनली डेप्रिसिएशन तभी उसका इफेक्ट आएगा, वरना जनरल इन नॉर्मल केसेस इट वुडंट बी इंक्लूडेड, तो मेरे को ये इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है. सो COGS प्लस डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल plus increase in inventory will give me account cash payable to my suppliers. I hope this is clear. बाकी जो तीनों चीजें हैं वो तो हमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला से मिल जाएगा. We'll be doing some sums on this one now. Thank you.